दोस्तों, ये एपिसोड देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक दिन जब मैं अपने पति को नौकरी पर भेजी थी तब। अशोक, क्या तुम नौकरी पर नहीं जाओगे? इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्या आरोही, तुम भी पागल हो क्या? तुम्हारे पापा इतने तो अमीर हैं, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? जाओ अपने पापा के घर से पैसे लेकर आओ। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी अपने पापा के घर पैसे लेने? तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है क्या? देखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। ऊपर से तुम अपनी अच्छी जिंदगी भी चाहती हो। ये बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उसे पैसे लाकर देने ही पड़ते हैं। वो पैसे लेकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब वो रात में आते हैं तो उनके हाथों में 2 शराब की बोतलें थी और उन्होंने पी कर रखी थी। पर मुझे गुस्सा बढ़ गया। तुमने मेरे पापा के पैसे सारे वेस्ट कर दिए, बदतमीज आदमी। मैंने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई और वो मुझे मारने लगा। वो पीने की हालत में। अब तो रोज का यही हो गया था। वो रोज पी कर आता और मुझे मारने लगता। फिर जब मैंने अपने पापा से पैसे मांगने गई तो उन्होंने भी मुझे खड़ी खोटी सुनाकर भगा दिया। तू अपने पापा के पास से मेरे लिए पैसे नहीं लेकर? अच्छा चल, जाकर किसी घर में काम कर जा। मुझे बस पैसे चाहिए, कहीं से भी लेकर आ। मेरे दारू के लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर मुझे भी मजबूर होकर सबके घर में जाकर काम करने पड़े। लेकिन मैं जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बुढ़ा था जो मुझे गलत नजरिए से छूता था। फिर भी मैं सब कुछ सहती गई। एक दिन मैं बेहोश हो। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पर। अरे बेटा, तुम उठ गई? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी, माँ बनने वाली हो। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई। 3 महीने बाद मैंने उसको तब ये बात बताई और वो खुशी के मारे झूम उठी। फिर वो मेरा ख्याल भी रखने लगा और अपने ड्यूटी भी जाने। आरू, आरू, मैं नौकरी के लिए निकल रहा हूँ, बाय बाय। जब मेरा पति नौकरी के लिए 1 महीना हो गया लेकिन वो लौटा ही नहीं। मुझे अपना गुजारा करने के लिए रास्ते पर आ गई मैं। मुझे सबसे भीख मांगना। एक दिन मैं फिर से बेहोश हो गई। तब मुझे एक तांत्रिक बाबा ने देखा। फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरी ये हालत। मैं एक रास्ते पर बेहोश हुई थी जिसको मुझे 10 दिन पता नहीं कहाँ थी। फिर मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन जब मैं वहाँ से जाने से पहले मुझे कुछ याद आया। अरे, लास्ट बार तो मुझे सिर्फ तांत्रिक बाबा ने ही देखा था। मुझे उन्हीं के ही पास जाना चाहिए। जब मैं वहाँ पर गई तो उस समय मुझे एक आंटी ने भी देखा था। मैंने उनसे पूछा, आंटी प्लीज़, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरे साथ क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तो उस ढोंगी तांत्रिक को देखा था तुम्हें ले जाते हुए। शायद उसी ने ही तुम्हारे साथ कुछ किया था। वो सारे लोगों के घर में जाकर उनके बीवी बच्चों को चुरा लेता है, उसके बाद उन्हें यूज़ करके रास्ते में फेंक देता है। जाओ जाओ, यहाँ से हट जाओ। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। हे भगवान, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे भिखारी। फिर मुझे कुछ याद आया और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया। फिर वो आदमी मेरे बच्चे को भी मार डालता है। उसके
कि दोनों सास की कहानी सुनकर उसे गले लगा देती हैं और सहानुभूति देती हैं। वो लोग आरोही को एडमिट कर देते हैं और उसका 2 दिनों तक इलाज चलता है। फिर वो घर पे ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन जब तीनों बैठकर चाय पी रही थी, माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अपने पति के बारे में पता करें। वैसे भी बहुत दिन बीत चुके हैं और वो आए भी नहीं है। हाँ बहू, शायद तुम सही कह रही हो। फिर तीनों अगले दिन पुलिस स्टेशन जाती हैं। फिर तीनों अंदर पहुंच जाती हैं। जी सर, हमें कंप्लेन करनी है। हाँ बताइए, वो कब गायब हुए थे, कल कौन से समय पे गायब हुए थे? जी सर, उन्हें गायब हुए 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, जाओ यहाँ से। ठीक है सर, लेकिन 1 महीना हो या 2 महीना, रिपोर्ट तो आप दर्ज कर ही सकते हैं। ठीक है, जिस दिन गायब हुए थे उस दिन आकर कंप्लेन क्यों नहीं की थी? सर, तब मुझे चोट लगी थी और मैं चल फिर नहीं सकती। हाँ तो वो तुम सबकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1 महीने की गायब हुई रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। लेकिन सर, मैंने एक बार कह दिया ना, अब तो जाएगी कि मैं तुम लोगों को भगाऊं यहाँ से? सर, कोई भी रूल्स में ये तो नहीं लिखा होता है कि 24 घंटे के बाद हम लोग FIR दर्ज नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, एक काम हो सकता है, तेरे पास पैसे हैं तो दे, हम लोग दर्ज कर लेंगे, बोल देंगे कल ही गायब हुआ था। फिर वो पुलिस वाला उनको मार मार के भगाने लगता है, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं करता है। माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे? लेकिन अगर वो जिंदा होंगे तो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आते। शायद वो मर चुके हैं। बात सुनकर उन दोनों को भी वही लगता है कि अशोक मर गया है। फिर एक दिन दरवाजा कोई जब आरोही दरवाजा खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? कौन है वहाँ पर? जब विमला उसको देखती है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। तीनों हैरान थीं कि वहाँ पर अशोक था। उसने एक लड़की को ले रखा था जिसका नाम राधा था। अशोक, ये लड़की कौन है? हाँ, ये मेरी बीवी राधिका है। लेकिन अशोक, तुम्हारी पहली बीवी तो मैं हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? सवाल का जवाब अशोक के पास नहीं था। छी, तेरे से तो मैं ही सुंदर हूँ। पता नहीं कहाँ से काली कलोटी बीवी इसके माथे पर टांग दी। अबे, तू क्या अपने आप को हूर परी समझती है जो वो तेरे से शादी करने के लिए मरा जा रहा था? तेरे पास पैसा था और तेरी दादी ने हम लोगों के साथ जबरदस्ती शादी करा दी। मतलब ये सब तुम्हारी दादी की करामत है? ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और घबराने लगी थी। अरे, इसमें मेरा कोई दोष वोष नहीं है। मैंने तो तुझे ही पसंद किया था, तेरे पैसों को थोड़ी ना पसंद किया था। वो तो हमें बाद में पता चला कि तेरा बाप भी कंगाल है, कंगाल। तेरे बाप ने तो शादी के बाद बताया था कि तू उनकी नाजायज औलाद है, उनकी औलाद है ही नहीं। क्या मतलब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? हाँ, वो तेरा बाप नहीं है। कहाँ वो गोरा चिट्टा और कहाँ तू सावली। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ये बात तो आज तक मुझे भी नहीं पता थी। अबे, तेरे मौसा जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था तेरे जाने के बाद। ये तो उन्होंने गरीब के यहाँ से गोद लिया था। उनकी जो दूसरी बेटी है, जो गोरी चिट्टी है, देख ये रही राधिका। मतलब
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा देती हूँ बेटिया। देख, तेरे जो पापा है वो मेरे सगे पापा हैं और मेरे जो पापा हैं वो तेरे सगे पापा हैं। मतलब हम दोनों को एक्सचेंज किया गया था। ये बात जब सबको पता चली तो अशोक ने शादी मुझसे कर। मतलब तू मेरी सगी बहन है? जी नहीं, मैं तेरी सगी बहन नहीं हूँ। मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैंने ही तो कहा था अशोक से कि तुझे छोड़कर उससे शादी कर ले। अशोक, उस दिन तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, बताओ। मैं उस दिन जब घर से निकला था, दादी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुझसे मिलने एक लड़की आ रही है और उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। मतलब दादी वो अमीर खानदान की नहीं है? एक तो काली कलौटी कहीं की, मतलब काली तो नहीं है, मतलब वही सावली तो है ना माँ, लेकिन अभी वो माँ बनने वाली है। तो फिर मैं क्या करूँगा? माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, है तो एक लड़की ही ना। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। उसको उसके बाप तो अपनाएगा नहीं, इसीलिए वो तो भीख ही मांगेगी और फिर हम लोग एक तांत्रिक को भेज देंगे जो उसकी इज्जत लूट कर फिर हम लोग उसको सहारा देकर उसको फेंक देंगे और तू तब तक शादी करके भी आ जाना। ठीक है माँ, मैं समझ गया। लेकिन माँ, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो तो जहाँ काम करती थी उसके सेठ का बच्चा है। अगर मैंने उसके बच्चे को उसको वापस कर दिया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैं उसको इतना सुधार रहा था। भी वहाँ पर बारिश होने लगती, फिर मैं देखता हूँ राधिका को जो बेहद खूबसूरत थी। ओ हेलो भाई साहब, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारा ही नाम अशोक है क्या? क्या तुम्हारा ही नाम अशोक है क्या, जिसको मुझे पापा ने भेजने को बोला है? जी जी, मेरा ही नाम अशोक है। फिर हम दोनों में बहुत सी बातचीत हुई। फिर मुद्दा आ गया शादी का और हमने एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता दी और शादी भी करने को तैयार हो गए। ये सारा प्लान माँ का था। हम लोग अपनी दादी सास को लेने आए हैं और फिर इतना कहकर वो लोग अपनी दादी सास को लेकर चले जाते हैं। लेकिन आरोही की सास उसको सहानुभूति देती है और वो उसको उनके साथ नहीं जाती है। फिर राधिका और अशोक अपने घर आकर अपने रूम में आराम करने लगते हैं। वो अपनी रात गुजार रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अरे यार, अब कौन आ गया? पक्का वो दादी सास होंगी। तो क्या होगा आरोही के साथ, और राधिका की घंटी किसने बजाई? इसका तीसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।